हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर है ये, और इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स को। सेल्स ऑलरेडी हम थर्ड लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, काफ़ी कुछ उसके बारे में हम जान चुके हैं कि किस तरह से कॉम्बिनेशन होता है, क्या मैक्सिमम पावर थ्योरम के बाद जो रिजल्ट आता है वो। अब इस लेक्चर में जो शुरुआत हम करेंगे वो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स से करेंगे कि यदि सेल की ग्रुपिंग की जाए, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया जाए या पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया जाए या मिक्स ग्रुपिंग इनकी की जाए तो क्या रिजल्ट आते हैं। और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड केस देखेंगे जहां पर ट्रिक बेस पर आप जल्दी से क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो बात कर लेते हैं ग्रुपिंग्स ऑफ सेल में, कि सीरीज ग्रुपिंग यदि होगी, यदि सेल सीरीज में लगे होंगे तो उस केस में क्या रिजल्ट आएगा। अब देखो, सीरीज का मतलब है कि जो सभी की पोलरिटी है वो सेम होनी चाहिए। पोलरिटी सेम होने का मतलब है कि एक सेल का एनोड दूसरे सेल के कैथोड से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखो, ये सेल है, ये सब सेम पोलरिटी में लगे हुए हैं। यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है। तो सभी सेम पोलरिटी में और एक लाइन में कनेक्टेड है। तो इस जो कनेक्शन को, उसको हम क्या कहते हैं, सीरीज ग्रुपिंग कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये ध्यान रखनी है कि एक का एनोड दूसरे के कैथोड से कनेक्टेड है ना। ऐसा नहीं है कि एनोड एनोड से कनेक्टेड है, कैथोड कैथोड से। तो यदि एनोड एनोड से कनेक्टेड हो गया या कैथोड कैथोड से कनेक्टेड हो गया तो पैरेलल ग्रुपिंग हो जाएगी, है ना। वो कौन सी हो जाएगी, पैरेलल। ये ठीक उसी तरह से है जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं, एक का इनपुट दूसरे का आउटपुट, तो ठीक वैसे ही कनेक्टेड है, एक का एनोड दूसरे का कैथोड। तो जब हम इनको सीरीज में लगाएंगे, मान लो मैंने यहाँ पर दो सेल लगा रखे हैं, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, एक ये लगाया, तो इनका जो नेट निकालोगे आप, वो नेट कितना निकलेगा, 2E, क्योंकि दोनों की पोलरिटी सेम है। अब यदि मैं n आइडेंटिकल सेल लगा दूं तो n आइडेंटिकल सेल के लिए जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट n आइडेंटिकल सेल के लिए इक्विवेलेंट जो ईएमएफ बनेगा या इक्विवेलेंट जो हमारे पास बैटरी की वोल्टेज आएगी वो कितनी आएगी, n आएगी। वो कितनी आएगी, n, क्योंकि मैं यहां से देख सकता हूं। अच्छा, इसी तरह से मान लो यहां पर इनका रेजिस्टेंस होता R और इसका रेजिस्टेंस होता R, सीरीज में कनेक्टेड है तो यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती, 2R। सीरीज में कनेक्टेड है तो यहां पर R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आती, 2R। अब यहां पर n रेजिस्टेंस लगे हैं तो यहां पर इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, NR आ जाएगा। यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, NR। तो अगर मेरे को करंट निकालनी है तो करंट किसके बराबर होती है, करंट होती है I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसका इक्विवेलेंट हमें लेना है, और यहां पर इक्विवेलेंट ईएमएफ लेना है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, NE, और जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, NR। तो हमारे पास यहां पर जो I है यानी कि करंट, उसकी वैल्यू हो गई NE अपॉन R प्लस NR, ये हमारे पास वैल्यू हो गई। अब अगर मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस ये पूरे के अक्रॉस है ना, ये पूरे के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया यार, तो करंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, IR। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। फिर हर एक सेल के अलोंग मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो ये जो टोटल पोटेंशियल है ये n सेल्स में बढ़ जाएगा। तो n सेल्स का जो पोटेंशियल है वो है V, तो एक सेल का पोटेंशियल कितना होगा, V बाय n। तो एक सेल का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V बाय n। अब हमें निकालनी है करंट, तो करंट जो पावर, तो पावर किसके बराबर होती है, I स्क्वायर R। पावर किसके बराबर होती है, I स्क्वायर R। तो I की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, NE अपॉन R प्लस NR। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। अगर मेरे को मैक्सिमम पावर की कंडीशन चाहिए, किसकी कंडीशन चाहिए, मैक्सिमम पावर की, तो जब सीरीज ग्रुपिंग होगी तो उसके इसमें मैक्सिमम पावर जो होगा वो कब निकलेगा, जब जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तो उसके इसमें मैक्सिमम हमारे पास क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। और जब R बराबर में NR यहां पर रखूंगा तो हमारे पास पावर, मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, P max इक्वल्स टू N E स्क्वायर अपॉन 4R। N E स्क्वायर अपॉन 4R, ये हमारे पास मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन आ गया। ये कॉम्बिनेशन जो है, जो सीरीज ग्रुपिंग का कॉम्बिनेशन है, ये कब यूज किया जाता है, ये तब यूज किया जाता है जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन हो किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। ये कॉम्बिनेशन तब यूज किया जाता है जब जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत कम हो, तो उस केस में इसका यूज किया जाता है। तो ये दो तीन जो लाइनें हैं ये इंपॉर्टेंट लाइन है इस सीरीज ग्रुपिंग की, इसको आप याद रखना, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो एक तो हमने ये केस देखा जब इनको जो इनकी पोलरिटी है वो एक जैसी है, यानी कि एनोड कैथोड से और एनोड कैथोड से कनेक्टेड है। अगर इनकी पोलरिटी रिवर्स हो जाए, ये आइडेंटिकल ना हो, तो उस केस में कैसे करेंगे। पहले केस में हमने देखा सारे आइडेंटिकल थे तो इक्विवेलेंट कितना हो गया था, NE, यानी कि E1 प्लस E1 हो गया था।
अब यदि नॉन आइडेंटिकल है तो नॉन आइडेंटिकल है तो एक की जो ईएमएफ है वो E1, दूसरे की ईएमएफ E2, और दोनों सेम पोलरिटी के हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 प्लस E2। इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 प्लस E2, और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा R1 प्लस R2, जो कि वहां पर मैंने 2R लिखा था, यहां पर कितना हो जाएगा R1 प्लस R2। करंट की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो करंट क्या होता है E नेट अपॉन कैपिटल R प्लस R नेट, तो E नेट की वैल्यू हो गई E इक्विवेलेंट जो कि हो गया E1 प्लस E2 अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू हो गई R1 प्लस R2। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है हर एक सेल के अक्रॉस, तो हर एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि क्लोज सर्किट है तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा भाई, क्लोज सर्किट के लिए हम E की जो वैल्यू है वो लिखते हैं V प्लस आई आर, ये पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा हुआ है। तो हर एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ जाएगा E1 माइनस IR1 और दूसरे के अक्रॉस आ जाएगा E2 माइनस IR2, क्योंकि क्लोज सर्किट के अंदर हमें पता है सेल जो है वो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्लोज सर्किट में सेल जो है वो डिस्चार्ज होता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिखेंगे। फिर उसके बाद यदि सेल्स रिवर्स पोलरिटी में कनेक्टेड हो यानी कि उल्टे कनेक्ट हो जाए, तो मान लो हमारे पास दो ही सेल है, एक की पोलरिटी है E और दूसरे की भी है E, तो E माइनस E कितना हो जाएगा 0। जब वो सेम पोलरिटी में कनेक्ट थे तो कितना हुआ था 2E, जब वो रिवर्स पोलरिटी में है तो कितना लॉस हो गया 2 का, यानी कि एक बार आप रिवर्स पोलरिटी लगाओगे तो वो 2 वोल्ट का लॉस करा जाएगा। कितने वोल्ट का लॉस करा जाएगा, 2 वोल्ट का लॉस करा जाएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ जाएगा E1 माइनस E2, ये चीज जो मैंने बोली है 2 वोल्ट का लॉस करा जाएगा, ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन करने में सॉल्व करने में काम आएगा। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा E1 माइनस E2, और I की जो वैल्यू है हम कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है E1 माइनस E2 हो जाएगी। अब ऐसा मत करना, जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस तो R1 प्लस R2 ही रहेगा, रेजिस्टेंस की कोई पोलरिटी नहीं होगी। पोलरिटी किसकी होगी, बैटरी की होगी। अब दोनों रिवर्सली कनेक्टेड है, दोनों रिवर्स कनेक्टेड है, तो पहला जो सेल है वो तो हो रहा है डिस्चार्ज और दूसरा वाला जो सेल हो रहा है वो हो रहा है चार्ज, यानी कि जो E1 सेल है उसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल ड्रॉप निकालोगे तो वो आएगा E1 माइनस IR1, और दूसरा वाला जो सेल है वो चार्ज हो रहा है, तो दूसरा वाला जो सेल चार्ज हो रहा है उसके अक्रॉस जब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो आएगा E2 प्लस IR2। E2 प्लस IR2 ये डिपेंड करेगा कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है। मान लो करंट का फ्लो यहां से हो रहा है इसके अलाउंग, तो ये वाला डिस्चार्ज होगा और ये वाला क्या होगा, चार्ज होगा। अगर करंट का फ्लो मैं ऐसा कराता तो ये वाला डिस्चार्ज होता और ये वाला चार्ज होता। डिपेंड करेगा कि कौन सा वोल्टेज ज्यादा है, E1 का जो वोल्टेज ज्यादा है तो वो डिस्चार्ज होगा और E2 का वोल्टेज कम है तो वो क्या होगा, चार्ज होगा। ठीक है, तो अगर ये रिवर्स पोलरिटी में हो तो केवल और केवल जो नेगेटिव साइन है वो किसके लिए आएगा, बैटरी के लिए आएगा। रेजिस्टेंस के लिए आपको कोई R1 माइनस R2 नहीं लिखना है, वहां पर ऐड ही होगा। फिर आगे देखो पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग में हर किसी का एनोड हर किसी के एनोड से, मतलब सारे एनोड एक साथ कनेक्टेड होंगे और सारे कैथोड एक साथ कनेक्टेड होंगे, तो ये पैरेलल ग्रुपिंग होगी, ये आपको दिख रही है। तो पैरेलल ग्रुपिंग में सबका जो ईएमएफ है वो सेम होगा, क्योंकि वोल्टेज पैरेलल ग्रुपिंग पैरेलल जो ग्रुप होते हैं उनमें वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ सबका क्या रहेगा, E रहेगा, और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, R अपॉन N। ये इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R अपॉन N। सीरीज में कितना था, NR, यहाँ पर कितना हो जाएगा, R अपॉन N। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, R इक्विवेलेंट की जगह कितना लिख देंगे, R बाय N। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कितना रहेगा, वो रहेगा V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर जो हमने पहले भी निकाला था। हर एक सेल के अक्रॉस जो करंट है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो टोटल करंट यदि I है तो सब में कितनी हो जाएगी, I बाई N। तो हर एक सेल के अक्रॉस जो करंट जाएगी वो I बाई N, और पावर जो है वो I स्क्वायर R से हम निकालेंगे, तो I की जो वैल्यू ऑलरेडी आ गई, तो यहां से हमारे पास पावर आ जाएगी। मैक्सिमम पावर के लिए यहां पर क्या कंडीशन आएगी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो R बाई N यानी कि R इक्विवेलेंट के बराबर आना चाहिए, और R इक्विवेलेंट यहां पर कितना है, R बाई N। तो यहां पर मैक्सिमम पावर का ये केस बन जाएगा, और जब मैक्सिमम पावर वाला जो फॉर्मूला है उसमें मैं R की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूंगा तो ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आ जाएगी। अब देखो यार, ये मैक्सिमम पावर की जो वैल्यू है इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये I की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि पैरेलल ग्रुपिंग में किस तरह से लिख रहे हैं, सीरीज ग्रुपिंग में किस तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद आपको मैक्सिमम पावर के लिए क्या करना है, सीरीज ग्रुपिंग में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको नेट R इक्विवेलेंट के बराबर कर दो, पैरेलल ग्रुपिंग में जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको नेट R इक्विवेलेंट के बराबर कर दो। फिर जो मैक्सिमम पावर की वैल्यू है उसमें I स्क्वायर R में, तो I वाला जो फॉर्मूला है उसमें एक्सटर्नल R की जगह R इक्विवेलेंट की वैल्यू डाल दो, उसके बाद आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और ये जो ग्रुपिंग है पैरेलल ग्रुपिंग, ये कब यूज की जाती है, जब NR की वैल्यू ज्यादा होती है कैपिटल R से। जब NR जो है उसकी वैल्यू कैपिटल R से बहुत ज्यादा हो तो उस केस में हम कौन सी ग्रुपिंग यूज करते हैं, उस केस में हम
पैरेलल ग्रुपिंग यूज करते हैं। ठीक है, उस केस में हम कौन सी ग्रुपिंग यूज करते हैं? पैरेलल ग्रुपिंग यूज करते हैं। अब यहां पर भी वही केस, यदि नॉन आइडेंटिकल्स कनेक्ट हो जाए, इसके पहले वाले में आइडेंटिकल थे, यदि नॉन आइडेंटिकल और पोलैरिटी सेम है तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे लिखा जाएगा? तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये केवीएल केसीएल से निकालते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, है ना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और यहां पर हमारे पास होता है 1 अपॉन R1 और प्लस 1 अपॉन R2, पैरेलल ग्रुपिंग का जो कनेक्शन होता है, पैरेलल कनेक्शन, तो उससे हम निकालते हैं। तो यहां से हमारे पास बन जाता है, ये बनता है E1 R2 प्लस ये बनता है E2 R1 अपॉन R1 R2, और ये हमारे पास बन जाता है R1 प्लस R2 और अपॉन R1 R2, तो ये कट गया। तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो रह जाता है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, जब ये किस में कनेक्टेड हो? पैरेलल में कनेक्टेड हो। और जो हमारे पास मेन करंट है, वो मेन करंट कैसे आती है? यहाँ पर ये इसको ऐसा लिखो, मेन करंट आती है हमारे पास ई इक्विवेलेंट अपॉन, ये आ जाता है R प्लस R स्मॉल इक्विवेलेंट। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाती है? मेन करंट की। हर एक सेल से यदि करंट की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी? दोनों सेम में, तो ये डिस्चार्ज ही हो रहे दोनों, तो ये यहाँ कितना आ जाएगा? E1 माइनस IR1 1 आएगा यहाँ पर। अच्छा, वोल्टेज को माइनस किया है ना, तो E1 माइनस IR अपॉन R1 इसके लिए, और इसके लिए I2 निकालेंगे तो E2 माइनस IR2, ये वाला R, तो अपॉन R2। यदि सेल को रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्ट कर देंगे तो यहां पर जो साइन है वो माइनस आ जाएगा, यानी कि जब आप ई इक्विवेलेंट निकालोगे तो सिर्फ उसमें चेंज हो जाएगा E1 अपॉन R1, माइनस हो जाएगा ये E2 अपॉन R2, बाकी यहां पर कोई चेंज नहीं होगा, कहीं यहां पर आप माइनस लगा दो। ये ठीक वैसे ही है जैसे मैंने आपको सीरीज वाला बताया था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं, जब हमें पैरेलल कनेक्शन दिया जाता है, नॉन आइडेंटिकल सेल होते हैं, तो उसमें इक्विवेलेंट ईएमएफ निकलवाया जाता है, तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, और किस तरह से मैंने बताया आपको ये याद रखना कि वहां पर बहुत काम आता है। उसके बाद मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग का मतलब है कि हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स है। कितना आइडेंटिकल सेल है? n आइडेंटिकल सेल है, वो एक रो में कनेक्टेड है, यानी कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो n है, और n आइडेंटिकल सेल है और ऐसी m रोज हैं। कितनी रोज है? m। तो ये रोज जो जा रही है नीचे तक कितनी जा रही है? m जा रही है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, पूरे जो कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितना होगा? n। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और पोलैरिटी सेम है, तो यहां पर जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो कितना आ जाएगा? n। और फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज क्या रहेगा? ईएमएफ सेम रहेगा, तो इसलिए यहां पर n है तो हर जगह कितना रहेगा? n। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? ne आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास कि एक रो के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस रो के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? nr, और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है? m, है ना। तो पैरेलल में हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया था r अपॉन n, तो यहां पर कितना आ जाएगा? यहां पर कितना आ जाएगा? nr अपॉन m। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? nr अपॉन m, है ना। वैसा ही कर रहा हूं, जो सीरीज और पैरेलल का है उन दोनों का रिजल्ट यूज कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा? nr अपॉन m। अब हमें मेन करंट निकालनी है, तो I की वैल्यू होती है E इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट कितना हो गया? ne अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई nr अपॉन m, तो यहां से कितना बन जाएगा? mne अपॉन mr प्लस nr। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? V इक्वल्स टू IR, और हर एक सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल है डिफरेंस वो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पैरेलल में निकाला था, सीरीज में निकाला था, सॉरी, V इक्वल्स टू V अपॉन n। कितना होगा? V इक्वल्स टू V अपॉन n। और जैसे हमने करंट निकाली थी पैरेलल में, I प्राइम इक्वल्स टू I अपॉन n, तो वैसे ही हम करंट निकालेंगे। अब जो मैक्सिमम पावर थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली R इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? R इक्विवेलेंट के, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? nr अपॉन m, nr अपॉन m। और वही मैक्सिमम पावर निकालनी है, तो मैक्सिमम पावर P इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और I की जो वैल्यू है ये वैल्यू है, तो यहां पर R की जगह हम कितना रख देंगे? nr अपॉन m, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा मैक्सिमम पावर का। टोटल नंबर ऑफ सेल्स, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n। n सेल है एक रो में और टोटल नंबर ऑफ रोज है m, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? m इंटू n। अच्छा, कई बार आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर n को रो से भी लिखा जाएगा और m को कॉलम से भी लिखा जाएगा। कई बार आप ध्यान रखना कि n जो है n वो बनेगी रो और m जो है वो क्या बनेंगे? कॉलम बनेंगे। तो कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि n रोज है m कॉलम है, तो इसका मतलब n आइडेंटिकल सेल्स है और m कॉलम है, ऐसा आपको लिखा दिखाई देगा। कुछ स्पेशल कंसेप्ट हम यूज कर लेते हैं, जैसे कि इन सीरीज ग्रुपिंग में जो
ईएमएफ है वो ऐड भी होगी और सब्सट्रैक्ट भी होगी, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया, ये वाला केस है, सेम पोलरिटी के हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 प्लस E2 और R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2। यहाँ पर देखो दोनों रिवर्स पोलरिटी के हैं, रिवर्स पोलरिटी के हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा E1 माइनस E2 अगर E1 बड़ा है E2 से। इन केस यदि E2 बड़ा हो जाता E1 से तो हम लिखते E2 माइनस E1। E1 बड़ा है E2 से तो हम लिखेंगे E1 माइनस E2। E2 बड़ा हो जाता तो हम लिखते E2 माइनस E1। आर इक्विवेलेंट की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेगा R1 प्लस R2। यदि n आइडेंटिकल सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग की जाए और गलती से एक सेल, ध्यान देना ये वाली बात को, गलती से एक सेल की जो पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाए, मतलब आपने n सेल्स लगा रखे और एक सेल की जो पोलरिटी है वो रिवर्स हो जाए, तो इस केस में जो जितने भी सेल रिवर्स पोलरिटी में कनेक्ट हुए हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ के सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपको बताया था एक सेल कितनी पोलरिटी को कितने वोल्टेज माइनस कर देता है, 2। तो यदि x सेल लगे हुए हैं तो वो कितनी वोल्टेज को कम कर देगा, 2x को कम कर देगा। तो पहले अगर वो राइट कॉम्बिनेशन में लगे होते तो राइट कॉम्बिनेशन में कितना आता है, Ni, है ना। ये राइट कॉम्बिनेशन, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, राइट कॉम्बिनेशन में लगे होते तो कितना आता है, Ni। और एक जो सेल है वो अगर गलत पोलरिटी में लग गया तो वो कितनी वोल्टेज कम करेगा, 2। और अगर x सेल लग गए तो कितने वोल्टेज कम करेंगे, 2x। तो हमारे पास इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n माइनस 2x। ये चीज को आप याद रखना, बाकी बस फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहां पर ऐसा आएगा कि एक सेल गलती से रिवर्स पोलरिटी में लग गया, तो उस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ है जो उसकी वैल्यू किस तरह से चेंज करोगे, n माइनस 2x इंटू ई। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कोई भी साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो वो पहले भी एनआर था और बाद में भी कितना रहेगा, एनआर ही रहेगा। तो इस चीज को आप स्पेशली याद रखना। इसी तरह से पैरेलल ग्रुपिंग में अगर हमारे पास देखा जाए सेम पोलरिटी में है तो इक्विवेलेंट ईएमएफ ई रहने वाली है, और यदि रिवर्स पोलरिटी में है तो ई माइनस ई कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर भी जो पोलरिटी है ये कैसे चेंज हो रही है, देखो यहां पर आइडेंटिकल है, सब आइडेंटिकल है, तो ई इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो वो कैसे निकालते हो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऐसे निकालते हो। अब ये आइडेंटिकल है तो पहले वाले केस में क्या लिखा जाएगा, E अपॉन R प्लस ये भी लिखा जाएगा E अपॉन R, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R। अब नो इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R की वैल्यू आप क्या ले लो, 1 ले लो। तो यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E हो जाएगा, कितना हो जाएगा, E हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि E माइनस E हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। E माइनस E है तो ये कितना हो जाएगा, 0। अब उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि जब दो डिफरेंट ईएमएफ वाले सेल जो है और जिनका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है उनको पैरेलल में यदि कनेक्ट किया जाता है तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो इनडिटर्मिनेट होती है। यदि वो आइडेंटिकल है और उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो डिटर्मिनेट होता है, पर यदि वो नॉन आइडेंटिकल है और उनके पास इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ इनडिटर्मिनेट होता है ना। तो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ इनडिटर्मिनेट होता है, और दैट कनेक्टिंग अ वायर विद अ सेल बट विद नो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू शॉर्ट सर्किट। और इसको कैसा माना जाता है, शॉर्ट सर्किट के बराबर माना जाता है, ठीक है। इसको कैसे कंसिडर, यदि इनको एक वायर से कनेक्ट कर दिया जिसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है विद नो रेजिस्टेंस, तो इसको शॉर्ट सर्किट के जैसा देखा जाता है। और टोटल करंट जो है इस तरह के सर्किट से कितनी फ्लो होती है, इनफाइनाइट करंट फ्लो होती है। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन दिखेगा, इस तरह का क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो उसमें से जो टोटल करंट है वो कितनी दिखेगी, इनफाइनाइट दिखेगी। तो आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किस तरह की ग्रुपिंग कब यूज होगी, किस तरह से इनको सॉल्व करना है, किस तरह से इनको ट्रीट करना है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है अ ग्रुप ऑफ n सेल्स हुज ईएमएफ वेरीज डायरेक्टली विद द इंटरनल रेजिस्टेंस एज पर द इक्वेशन En इक्वल्स टू 1.5 Rn। उनका जो इंटरनल जो उनका ईएमएफ है वो कैसे वेरी कर रहा है, ईएमएफ वेरी कर रहा है En इक्वल्स टू 1.5 Rn। इस तरह से इनका ईएमएफ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। इनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है, सबकी पोलरिटी क्या है, सेम है। तो करंट हमें बताना है। तो सबसे पहले En, तो 1 पहले वाले सेल के लिए अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 R1। अगर मैं दूसरे वाले सेल के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1.5 R2, है ना। इस तरह से निकल जाएगा। अब क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है
तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट, सबकी पोलरिटी सेम है, तो सबकी पोलरिटी सेम है, तो इसको मैं लिखूंगा 1.5 R1 प्लस 1.5 R2 प्लस 1.5 R3 एंड सो ऑन। इस तरह से इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ लिखा जाएगा। और क्योंकि सीरीज में है तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू जो है वो कितनी बनेगी, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। इस तरह से किसकी वैल्यू बनेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। अब सबका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सेम है, तो क्योंकि यहाँ पर गिवन है R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 एंड सो ऑन, तो हम यहाँ से जब करंट निकालेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो सब में से कॉमन कितना आ जाएगा, 1.5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। और नहीं भी आप कॉमन करो तो वैसे भी कटेंगे, और ये कितना बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या होगा, ये पूरा कट जाएगा सारा। तो हमारे पास जो करंट है वो कितनी रह जाएगी, 1.5 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट है वो कितनी रह जाएगी, 1.5 एम्पियर, है ना। आप सेम भी नहीं करोगे तो भी ये कटेगा, तो करंट हमारे पास कितनी रह जाएगी, 1.5 एम्पियर रह जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है दो बैटरी है ए और बी, दोनों सेम पोलरिटी में कनेक्टेड है और दोनों का जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट है। सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो गई, E1 प्लस E2। सीरीज में कनेक्टेड है, E1 प्लस E2 वैल्यू हो गई। और नेट रेजिस्टेंस जो है, नेट रेजिस्टेंस वो कितना हो जाएगा, R प्लस R। एक का हो जाएगा R1 और दूसरे का हो जाएगा R2। पहले का रेजिस्टेंस है 1.9, दूसरे का रेजिस्टेंस है 0.9 और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 1। और बैटरी का जो वोल्टेज है वो 2 है, तो करंट की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 और ये आ जाएगा 1 प्लस 1.9 प्लस 0.9, 1 प्लस 9, 1.9 और 0.9। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और ये नीचे आ जाएगा कितना, 3.8। टोटल कितना आ जाएगा, 3.8। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी ए। डिस्चार्जिंग की कंडीशन में इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस EA माइनस I और RA ये निकलेगा। तो EA यानी कि 2 वोल्ट, तो यहां पर जो वोल्टेज रहेगा 2, I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4/3.8 और A के अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है 1.9, तो ये हो गया 1.9। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0। तो A के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो A के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है मिक्स ग्रुपिंग का। आइडेंटिकल सेल्स है, 5 रो है, 5 रो यानी कि M जो है उसकी वैल्यू 5 है और कनेक्टेड इन पैरेलल बाय ईच रो कंटेनिंग 10 सेल्स। तो N बराबर कितना हो गया, 10। तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। तो यहां से R इक्विवेलेंट जो है वो कितना होता है, NR/M। R इक्विवेलेंट कितना होता है, NR/M। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 ओम। ठीक है। इफ द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1.5 और सॉरी EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N की वैल्यू हो गई 10, ये हो गया 1 और M की वैल्यू हो गई 5, तो ये हो गया 2। और E इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, NE। तो N कितना है आपके पास, 10, तो 10 इंटू 1.5 ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्या निकालना है हमें, करंट निकालना है। तो करंट जो है वो किसके बराबर होता है, E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आई है, 15। कैपिटल R की जो वैल्यू है वो है 20, तो ये रखा मैंने 20। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू जो हमने निकाली वो कितनी निकाली, 2। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 2, तो ये हो गया 15/22। 15/22 सॉल्व कर लो, कितना आएगा, मैं कर लेता हूं एक बार। तो 15/22 आंसर आ गया हमारे पास 0.68। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.68। ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, याद है, इजीली कर जाओगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बस ध्यान रखना कैसे निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू गेट मैक्सिमम करंट इन अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम वन कैन यूज n rows of M cells, n rows of M cells connected in parallel। M cells है और n rows है। अब उल्टा कर दिया, पहले M rows होती थी, n cells होते थे, अब बोला है n rows है, M cells है। ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इज 24, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, 24 है। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हम कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेल्स का फॉर्मूला होता है Mn और Mn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 दे रखी है। ठीक है।
एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस इज 0.5। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारे पास आर इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होता है, एन आर अपॉन एम। पर यहां पर ये नहीं लिखोगे आप, क्योंकि यहां पर जो m सेल्स हो गए, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप एम आर अपॉन एन, है ना। ये चीज को याद रखना, रिमेंबर, ये चीज यहां पर ट्रिक है, ये चीज यहां पर फंसाई हुई है ना। ये नहीं लिखना है, क्योंकि यहां पर अगर ये लिख दिया तो फिर फंस जाओगे, फिर उल्टा हो जाएगा केस पूरा। तो यहां पर एम आर अपॉन एन बन रहा है, और एम आर अपॉन एन जो है उसकी वैल्यू कितनी है, वो वैल्यू दी हुई है आपको 0.5। वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक सेल का दिया हुआ है, सॉरी। तो ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई। मैक्सिमम करंट चाहिए तो मैक्सिमम पावर थ्योरम लगाएंगे। तो फॉर मैक्सिमम करंट, फॉर आई मैक्स, आर जो है उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए एम आर अपॉन एन के। आर की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, एम आर अपॉन एन। और रेजिस्टेंस कितने का है, 3 ओम का है। आर की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, तो ये 3 इज इक्वल्स टू एम, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0.5, और एन ये हो गया। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, कितना बनेगा, 30, ये 10 नीचे आएगा, 30 अपॉन 6, तो यहां से m अपॉन एन की वैल्यू हो गई 6, और एक इक्वेशन हमारे पास ये आ रही है एम एन इज इक्वल्स टू 24। दोनों में से कोई भी यूज कर लो। तो अगर मैं यहां से ये यूज करता हूं m इज इक्वल्स टू 6n, तो इन दोनों का यूज करता हूं, तो m इज इक्वल्स टू 6n में लिखता हूं, तो 6n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24। तो n स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, प्लस का ही 2 लेंगे, माइनस का तो लेना नहीं है। तो एक वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन 100 सेल्स हैं और वोल्टेज है 5, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, अरेंज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम करंट। 25 ओम का रेजिस्टेंस है, आर जो है उसकी वैल्यू है 25, एम एन जो है उसकी वैल्यू है 100, एम एन जो है उसकी वैल्यू है 100, और हमें इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम का। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। तो आर इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एम, यहाँ पर ये हो गया 100, तो एन, और ये हो गया 1 अपॉन एम, और ये हो गया 100, तो एन अपॉन एम, ये हो गया एन इज इक्वल्स टू 100 एम। क्या इक्वेशन बन गई, एन इज इक्वल्स टू 100 एम, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो नंबर ऑफ रोज बतानी है हमें, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ रोज। तो मैंने क्या, अच्छा मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, ये 25 है ना, मैं 100 क्यों लिख रहा हूँ, 1 मिनट रुकना भाई। ये 25 है और ये 25 है, तो यहाँ से हमारे पास ये कितना बनेगा, ये बनेगा n इज इक्वल्स टू 25m, n इज इक्वल्स टू 25m बनेगा। और mn जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। तो इन दोनों का यूज कर लो, तो इन दोनों का यूज करेंगे तो m, n की वैल्यू 25m, तो 25m, और ये 100 हो गया, तो m स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू हो गई 4, तो m की वैल्यू हो गई 2, m की वैल्यू कितनी हो गई 2, और तो हमें यही निकालना है नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज कितने आ गए, 2 आ गए, तो a जो है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है एक सर्किट है, उसमें बैटरी लगाई हुई है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R1 R2, उसकी वैल्यू 4 है। ए बी के बीच में जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर सकते हो और इक्विवेलेंट सर्किट से भी कर सकते हो। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर करते हो तो 2 सर्किट बना लो, एक ये ऐसे और एक बना लो ऐसे, ऐसे, इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। तो फॉर लूप 1, फॉर लूप 1, लूप 1 के लिए क्या इक्वेशन लिखोगे, उसके लिए लिखोगे E1 ये प्लस E2 माइनस करंट इसमें मान लो I1 और ये R1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से I1 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी E1 प्लस E2 अपॉन R1, E1 प्लस E2 अपॉन R1। E1 की जो वैल्यू है वो है 2 वोल्ट और E2 की वैल्यू भी है 2 वोल्ट, तो 2 प्लस 2 और R की वैल्यू है 4, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 एम्पियर। सिमिलरली फॉर लूप 2, लूप 2 के लिए जब लिखोगे तो लिखोगे E3 प्लस E2 माइनस I2 और R2 इक्वल्स टू 0। तो I2 जो है वो बनेगा E3 प्लस E2 अपॉन ये हो जाएगा R2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ जो करंट है वो कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2, क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। तो I नेट जो है
उसकी वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2। I1 प्लस I2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। और फ्लो की डायरेक्शन कहाँ से आएगी, ए से बी, तो 2 एम्पियर फ्रॉम ए टू बी। तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हो जाएगी 2 ए से बी, और जो नेट करंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखो, एन आइडेंटिकल सेल्स है, ईच ऑफ ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, सीरीज में कनेक्टेड है, क्लोज सर्किट बनाया है। तो ई इक्विवेलेंट कितने आ जाएगा, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा एन ई, और आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा एन आर। ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ है नहीं, तो आर जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो आई की जो वैल्यू है वो होती है एन ई अपॉन आर प्लस आर इक्विवेलेंट। आर की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन आर इक्विवेलेंट, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई एन आर। तो ये एन से एन कटेगा, तो यहां से हमारे पास ये बचेगा ई अपॉन आर। कितना बचेगा, ई अपॉन आर। तो इसका हमें क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी सेल, किसी भी एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारे पास वो कितना होगा, ई माइनस आई आर। तो ईएमएफ है ई, और आई जो है उसकी वैल्यू आ गई ई अपॉन आर, ये भी आर से आर कट गया, कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी सेल के अक्रॉस वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, जो भी हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स का कंसेप्ट पढ़ा है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।